नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए सच, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी सुर्खियों से, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। तालिबान का अपहरण से इनकार, भारतीयों के अपहरण की चली थी खबर। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, मदरसे पर फहराया तालिबानी झंडा। तालिबान के पक्ष में विवादित बयान दे रहे मुनव्वर और असम में कई गिरफ्तार। केंद्र के खिलाफ उतरेंगे 19 विपक्षी दल, दिखाएंगे एकजुटता। और त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर भी अफगानिस्तान में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे जुड़ी हुई है। आज शनिवार के दिन एक ऐसी खबर आई जिससे कि लोगों में काफी चिंता हो गई, भारत के लोगों को, क्योंकि एक ऐसी खबर अफगानिस्तान से आई कि अफगानिस्तान में यानी कि काबुल एयरपोर्ट से तालिबानियों ने करीब 150 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। ऐसी खबर आने के बाद में पता चला कि ये खबर गलत थी और उन भारतीयों से पूछताछ की गई थी। अफरा तफरी का माहौल काबुल एयरपोर्ट पर ऑलरेडी है, ये बातें सबको पता है। तो उसी के चलते उन लोगों से पूछताछ की गई थी जिसमें कि भारी संख्या में भारतीय थे, और पूछताछ के लिए उनको पास के एक पुलिस स्टेशन में लेके गए, उनकी पेपर्स को चेक किया गया। लेकिन इस बीच ये खबर चला दी गई, जो अफवाह की खबर थी उसमें ये बताया गया कि उन लोगों को अगवा कर दिया गया है। अब ये भारतीय अब ये पता चला है कि ये वापस एयरपोर्ट आ गए हैं सुरक्षित रूप से, सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन ये कौन भारतीय हैं अभी इनके बारे में नहीं पता है कि ये किसी प्राइवेट कंपनी की किसी परियोजना में काम कर रहे थे या फिर अफगानिस्तान के जो बाकी जो प्रांत हैं वहां पर काम कर रहे थे। अब आपको बता दें कि लगभग 1000 अभी ऐसे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि तालिबान के ऊपर विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है। क्योंकि तालिबान ने पहले ये खबर आ रही थी कि जब तालिबान ने भारत की सरकार को ये बोला कि आप दूतावास खाली मत करिए और भारत के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने भारतीय दूतावास को वहां से खाली करवाया। उसके 2 दिन बाद जब वहां तालिबान पहुंचे तो दूतावास का ताला तोड़ा, उन्होंने वहां की जांच पड़ताल की और जो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो उसको उठाकर भी ले गए। तो ऐसे में एक बहुत ही एक संशय की स्थिति बनी हुई है, चिंता की स्थिति बनी हुई है कि भारतीयों को वहां से सुरक्षापूर्ण कैसे निकाला जाए, और वो भी तो एक ऐसे समय में जब अभी भारत का स्टैंड भी किसी को पता नहीं है कि भारत ऑफिशियली या अनऑफिशियली क्या तालिबान को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भारत सरकार की अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की कोई खबर आ जाती है, भले ही वो अफवाह जैसी खबर हो, जो इस केस में वाकई में साबित भी हुई कि वो ऐसे ही उड़ाई हुई खबर थी ताकि और अफरा तफरी मचे, तो ये जो खबर थी ये गलत थी कि उनको भारतीयों को अगवा किया गया था। उनको एयरपोर्ट के एक दूसरे दरवाजे से लेकर और उनसे पूछताछ की गई थी, क्योंकि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन ऐसे में अफरा तफरी ना और हो, भारतीयों को वहां से कैसे सुरक्षापूर्ण तरीके से निकाला जाए, ये इस समय एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जैसा मैंने कहा कि क्योंकि अभी भारत ने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो ये डर लोगों के मन में बना रहेगा, क्योंकि तालिबानियों का विश्वास अभी नहीं है कि वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और अगर किसी भी भारतीय को क्षति पहुंचती है तो वो अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा, और फिर भारत की सरकार को अपना स्टैंड भी स्पष्ट रूप से सबके सामने रखना होगा। लेकिन भगवान न करे कभी कोई ऐसी बात हो। लेकिन अभी की जो बड़ी चुनौती है कि वो अफरा तफरी का जो माहौल है उससे बचकर भारतीय काबुल एयरपोर्ट से निकलकर भारत कैसे लौटेंगे। आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जिस तरह से तालिबानियों ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर कब्जा किया है, तो उनके टेकओवर का असर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बुलंदी से दिख रहा है। और बुलंदी शब्द यहाँ पर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद है, वहां पर देखा गया कि आज 4 या 6 तालिबानी झंडे फहराए गए। जी हाँ, वो झंडे पहले फहराए गए, फिर उनको उतारा गया जब वहां के स्थानीय अधिकारियों से पूछताछ की गई। अब आपको बता दें कि इसी वीडियो
को वायरल भारत में भी किया गया और ये काफ़ी वायरल हुआ, उसके ऊपर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई। और लेकिन ये चिंता का विषय तो है ही कि किस तरीके से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो मनोबल है वो कितना बढ़ता जा रहा है। और ये जो मदरसे का नाम था ये जामिया हफ्सा है और लाल मस्जिद पर तालिबानियों ने ये झंडा फहराया। और आपको बता दें कि इस मस्जिद के जो प्रवक्ता हैं हफीज़ एहतशाम, तो उन्होंने ये कहा कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का झंडा वहां पर फहराया गया और इस बात की पुष्टि मौलाना अब्दुल अजीज ने की है और कहा है कि शरिया यहां पर लागू होगा। और ये महिलाओं का मदरसा था और बाद में वो झंडा, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसको उतार दिया गया था। और लेकिन कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान के झंडे देखे गए थे। तो जो बार बार ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक अहम भूमिका में नजर आ सकता है एक ऐसे समय में जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये खबरों को और भी इससे बल मिलता है। लेकिन ये वाकई में पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब्दुल अजीज का अगर इसमें नाम आ रहा है तो अब्दुल अजीज, आपको बता दें कि 2007 में जब अब्दुल अजीज जब ये पता चला था कि वो लाल मस्जिद के अंदर हैं तो परवेज मुशर्रफ की सेना ने उस पर हमला किया, लेकिन अब्दुल अजीज वहां से बुर्का पहनकर उस मस्जिद से भाग खड़े हुए थे। और अब्दुल अजीज का जब भी नाम आता है तो उनका जो एसोसिएशन है वो आतंकवादी संगठनों के समर्थन, उनके प्रशिक्षण और जितनी भी नस्ली घृणा और सांप्रदायिकता फैलाने के नाम से हमेशा उनको जोड़ा जाता है। तो अगर अब्दुल अजीज इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर शरिया लागू होगा और ऐसा झंडा फहराया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये साफ साफ संकेत है कि अब्दुल अजीज को वहां की सरकार से संरक्षण तो मिला ही है, क्योंकि उनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन उनको बाकायदा वहां के प्रशासन ने जमीन भी दी है, 20 कैनल जमीन उनको मिली हुई है। तो ये एक साफ संकेत है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आतंकवादी संगठन है, उनका मनोबल तालिबानी कब्जे के बाद अब बढ़ गया है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है उसको हटाकर उस पर भी कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। इसलिए अगर आतंकवादी संगठनों का मनोबल बढ़ रहा है तो साथ ही साथ इमरान खान की सरकार को भी इस समय चिंता की बहुत करने की जरूरत है। इस पर आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए अब आगे की खबर की ओर चलते हैं। जब से तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में अलग अलग प्रांतों में बढ़ता जा रहा है तो लोग एक ही बात के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको बल मिलेगा। अब आपको बता दें कि इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तमाम लोग, कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन में बातें लिख रहे हैं, लेकिन असम की जो पुलिस थी आज उन्होंने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी कथित रूप से, और उन पर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं, आईटी एक्ट और सीआरपीसी के तहत उन पर धाराएं लगाई गई हैं। और ये कहा गया है कि इस तरीके की जो भड़काऊ पोस्ट है वो ना लिखी जाए, पुलिस ने कहा है कि उससे बचें। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है और उसको लेकर भी एक तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बहस हो रही है। कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, कुछ तालिबान के खिलाफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक डिविसिवनेस नजर आ रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि उग्रवादी संगठन है। और ऐसा कहना था जो जाने माने कवि हैं मुनव्वर राना, कवि और शायर, उनका ये कहना था। और मुनव्वर राना ने जो बात कही है वो भी अपने आप में एक चिंतापूर्ण बात है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, कट्टरपंथी ताकतों को इतना बल क्यों उनका बढ़ा रहे हैं। अब मुनव्वर राना ने ये कहा है कि तालिबानी आतंकवादी नहीं है बल्कि उग्रवादी हैं, दे आर अग्रेसिव बट नॉट टेररिस्ट। और फिर उनसे एक सवाल में पूछा गया कि तालिबानों ने बुद्धा की जो मूर्तियां थी वो बामिया में उसको तहस नहस कर दिया था, तो उस सवाल के जवाब में मुनव्वर राना ने ये कहा कि भारत में भी तो मस्जिद को तोड़ी गई थी राम मंदिर को बनाने के लिए, तो कोई पाक साफ नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके का जो बयान है वो सामने आ रहा है। तो जिस तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं तो ये साफ नजर आता है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं
उनको बल मिल रहा है, उनको भी समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि तालिबान अगर आतंकवादी संगठन है तो उसके समर्थन में लोग यहाँ भारत में भी चीजें लिख रहे हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा अगर मुस्लिम जो इस्लामिक ताकतें हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, अगर उनको बल मिल रहा है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा कि जो हिंदुत्व की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको भी बल मिलेगा। और इससे क्या होगा? इससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं। और एक सेंसिटिव माहौल है। कश्मीर में आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, उधर बॉर्डर्स पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इन सारी चीजों का फायदा ये आतंकवादी संगठन उठा सकती हैं। तो ऐसे में भारत की सरकार अपने स्टैंड को अगर जल्द नहीं क्लियर करती है तो ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन समाज में इससे बढ़ेगा, उससे शायद इन बातों को और बल मिलेगा। इसलिए भारत को स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली अपने आप जो स्टैंड लेना है तालिबान को लेकर, वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। और जब तक ये वेट एंड वॉच पॉलिसी चलती रहेगी तो इसी तरह कुछ लोग समर्थन में लिखेंगे, कुछ लोग विरोध में लिखेंगे, और इससे क्या होगा? सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनेगा जिससे कि कुछ न कुछ हादसा हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं। तो इन चीजों से सरकार कैसे बचेगी, ये एक बड़ी चुनौती भारत के सरकार के लिए है। लेकिन फिलहाल इस समय मोदी सरकार ऐसा लग रहा है कि तालिबान के मामले में बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके लिए एक विचारधारा की चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है और स्ट्रैटेजिक चुनौती, जो रणनीति के तौर पर अगर आप देखें तो वो तो चुनौती बनी ही हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। बात करते हैं विपक्षी एकजुटता की। कल शुक्रवार के दिन आपने देखा था कि सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि 19 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वो पार्टी सुप्रीमोस थे, जैसे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, शरद पवार। तो अलग अलग पार्टीज के मुखिया उसमें जुड़े थे। और उसमें सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसी ताकतों को देश से उखाड़ कर फेंकना होगा जो कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में नहीं जानती, जो राज्यों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं जानती, जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं लोगों के बीच रख सकती हैं। और उन्होंने कहा कि जो तमाम इश्यूज हैं, चाहे वो जनता के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो पेगासस का जासूसी का मामला हो, कृषि कानून का मामला हो या फिर बढ़ती तेल की कीमतें हों, इन तमाम मुद्दों को एकजुटता से उठाने की जरूरत है। और अब इन सारी विपक्षी पार्टीज ने ये तय किया है कि ये जितनी भी पार्टीज हैं ये सब सड़क पर उतरेंगी और जनता के 11 मुद्दे जो हैं उनको 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में सड़कों पे जाकर प्रदर्शन करके जनता के बीच लेकर आएंगी और इन मुद्दों को उठाएंगी। इसमें सारे दल भाग लेंगे और ये जो पूरा प्रदर्शन है ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो ये जो तमाम विपक्षी पार्टीज हैं, कोई साइकिल यात्रा निकालेगा, कोई प्रदर्शन करेगा, कोई रैलीज करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो विपक्ष की है कि आप इस मोमेंटम को सस्टेन कैसे करेंगे। रैली करके या साइकिल यात्रा करके आप वापस दिल्ली आ जाएंगे, उसके बाद उस दिन का एक मीडिया कवरेज होगा और भूल जाएंगे। तो क्या आप इस पद्धति पर, आप इस रणनीति से क्या बीजेपी की जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स है, क्या आप उसका मुकाबला कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी इस समय चुनौती है। और पहले 2022 का यूपी चुनाव है, उसके बाद 2024 का इलेक्शन है। तो एकजुटता विपक्ष में दिख रही है। जो लोग बार बार ये कह रहे थे कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष एकजुट नहीं है, तो कम से कम एकजुटता का और विपक्ष के होने का प्रमाण अब सामने आ गया है। तमाम जनता के जो मुद्दे हैं उन्होंने जोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष की यही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इसको सस्टेन कैसे किया जाए, ताकि 2024 तक की जो लड़ाई है, और उस लड़ाई में सीट शेयरिंग है, प्री पोल अलायंसेज हैं, पोस्ट पोल अलायंसेज हैं, इन सारी चीजों को लेकर गहमा गहमी जो हो सकती है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष हमेशा बातें भी करता है, तो वो एक बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है कि अपनी एकजुटता को और उस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। कल तो सोनिया गांधी ने एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस
एक पार्टी के बतौर उसके लिए क्या चुनौतियां हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, अंदरूनी कलह अलग अलग राज्यों में हो रही है और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा था कि अभी हाल में जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है सुष्मिता देव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका लगा है और जो त्रिपुरा के जो कांग्रेस के चीफ थे पीयूष कांति बिस्वास, उन्होंने भी आज रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत आभार उन्होंने व्यक्त किया सोनिया गांधी का और उन्होंने कहा कि वो रिटायर हो रहे हैं पॉलिटिक्स से। लेकिन सुष्मिता देव ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम दोनों का टेन्योर, जो हम लोग का कार्यकाल था कांग्रेस का, वो बहुत जटिल था और गुड लक फॉर द फ्यूचर, इस चीज को लेकर सुष्मिता देव ने लिखा है। अब इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि कहीं पीयूष कांति विश्वास तृणमूल तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे तृणमूल नेताओं से पूछताछ करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तृणमूल के कैंप से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है क्योंकि सब इसको लेकर चुप है। अब ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर और वो तृणमूल ज्वाइन कर रहे हैं, तो तृणमूल का उससे सबसे बड़ा गेन है क्योंकि त्रिपुरा में वो अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और कांग्रेस अपने जो यंग नेता हैं और जो बड़े नेता हैं, रीजनल नेता हैं, उनको कैसे बचा कर रखेगी, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। पिछले साल आपने देखा ही था कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य ने छोड़ा, जितिन प्रसाद ने छोड़ा, तो ये तमाम जो लीडर्स हैं एक एक करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस आलाकमान इनको लेकर क्या कर रही है, और ये सारे वो लीडर्स हैं जो कि बड़ी वंशज से आते हैं और उनके हाथ जब कुछ नहीं लगा तो उन्होंने पार्टी बदल ली, पाला बदल लिया। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी रणनीति को बदलेगी ताकि जो ये अंदरूनी कलह है, जो इंटरनल डायनामिक्स है, जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस विपक्षी एकजुटता का जो सेंटर पीस है वो कैसे बनेगी। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी इस समय समस्या है। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।